Good morning, everybody. We'll begin with a new topic today, and the topic is judiciary. What kind of judicial system do we have? What kind of judicial system do we have? There's a term that is used. Integrated judiciary system. मैंने कराया था ये when I was discussing features of the Indian Constitution. Judiciary system के बारे में मैंने बताया था. Integrated judiciary system मतलब there's a hierarchy of courts. That is, which is at the top? Supreme Court at the top. Then High Court, and then further lower courts. So remember, we have integrated judiciary system, hierarchy of courts. ठीक है. इसमें if we are supposed to discuss, अगर थोड़ा सा अगर हम स्ट्रक्चर लिखवाएं, मैं स्ट्रक्चर लिखवाऊं इसमें. पहले तो आपका स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर आ जाएगा. पहले लिख लो सुप्रीम कोर्ट, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग. ठीक है. देन लिख लो कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. पहले हम सुप्रीम कोर्ट से ही स्टार्ट करेंगे इसमें. सो जुडिशरी में पहला टॉपिक सुप्रीम कोर्ट लिख लो आप लोग. सुप्रीम कोर्ट में विल फर्स्ट अंडरस्टैंड कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. पहले सुप्रीम कोर्ट लिख लो हेडिंग, हाई कोर्ट बाद में. आज हम पहले सुप्रीम कोर्ट कवर करेंगे. ओके. कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट हेडिंग appointment of judges in Supreme Court. Next point, of course, qualification. जिस तरीके से हम बाकी चीजें करते हैं, qualification. Then oath and affirmation. Oath and affirmation. Then tenure and retirement. Oath and affirmation के बाद tenure and retirement. Then salary and allowances. Then removal of judges. Then we'll talk about appointment of CJI. Appointment of CJI. Appointment of judges. Sorry, removal of judges कर लिया, उसका appointment of CJI. ठीक है. Then we'll talk about उसी में आ जाएगा जब आप अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई कराऊंगी ना, उसमें आई टॉक अबाउट एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडहॉक जज, ये सब कौन होते हैं. कोरम ऑफ सुप्रीम कोर्ट. कोरम क्या होता है? व्हाट इज कोरम? जस्ट टेल मी दैट. हाँ, मतलब कोई काम करने के लिए मिनिमल जो चीज चाहिए होती है. ऐसे ही केस को हियर करने के लिए एक मिनिमम जज का रिक्वायरमेंट होता है. राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो वो कोरम ऑफ जज हो जाएगा. तो कोरम ऑफ जज की बात करेंगे हम. Then we'll talk about procedure of Supreme Court. Independence of judiciary. Lastly आ जाएंगे जो important होगा. Actually Supreme Court is little bigger chapter. बाकी quickly हो जाता है. Jurisdiction and powers of Supreme Court. Jurisdiction and powers of Supreme Court.
jurisdiction and powers of Supreme Court. Is this clear? This is how we'll be moving about the chapter. Okay, so we're starting with Supreme Court. अच्छा, अगर हम खाली जुडिशरी की बात करें, so in which part of the Indian Constitution is it mentioned? ये भी है पार्ट 5, ठीक है, फ्रॉम आर्टिकल 124 टू 147. जुडिशरी का अगर हम बात कर ले पूरा, तो इट पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 124 टू 147. ओके, वेयर वी हैव, हमारा सोर्स क्या है? अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस जुडिशरी, सो फ्रॉम विच सोर्स हैव वी बोरोड दिस इंडिपेंडेंट जुडिशरी? एनीबडी? यस, मैंने बहुत इनिशियली कराया हुआ है. यूएसए, वेरी गुड कनेका. We have borrowed it from USA. Independent judiciary, we have borrowed it from USA. ठीक है. इसको आप बेटर है इंस्टेड ऑफ राइटिंग जुडिशरी, आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लिख लो इसको, ठीक है. पार्ट 5 आर्टिकल 124 टू 147, क्योंकि जब हम जुडिशरी बोलेंगे तो उसमें हाई कोर्ट भी आ जाएगा, फिर वो पार्ट 6 में आ जाता है, ठीक है. तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट कर लो, पार्ट 5 आर्टिकल 124 टू 147, और हाई कोर्ट इज इन पार्ट 6 एक्चुअली, ठीक है. लिख लिया? नाउ राइट डाउन. एक तो हमने यूएसए से लिया है, एक इंडियन डॉक्यूमेंट भी है जहां से हमने जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है काफी कुछ लिया है, दैट इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1955, ठीक है. अभी फिलहाल आप इतना लिखो. नाउ राइट डाउन. सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं. कुछ फीचर्स लिख लो. इंडियन जुडिशरी, एक जनरल हम बात कर लेते हैं पहले. तो इंडियन जुडिशरी is known for integrated judiciary system, that is Supreme Court at the top, High Court below it, with further hierarchy of subordinate courts followed. With further hierarchy of subordinate courts followed. Further hierarchy of subordinate courts followed. इसी तरह से Supreme Court at the top, then High Court, then further lower courts. और ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, दैट वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. लिख लो. द इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम इज अडॉप्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, where it implements both central laws and state laws. Where it implements both central laws and state laws. Actually, हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लॉ भी अप्लाई कर रहा है और स्टेट लॉ भी अप्लाई कर रहा है. डू यू अग्री विद इट? लेकिन अगर इसको हम कंट्रास्ट करें यूएस में, तो वहां पे फेडरल कोर्ट्स होते हैं जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं, और स्टेट कोर्ट्स होते हैं. स्टेट कोर्ट का सिर्फ देखेंगे, फेडरल कोर्ट सिर्फ फेडरल कोर्ट का, सिर्फ सेंट्रल लेवल का देखेंगे नहीं. बट इन इंडिया वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम. तो ये अगर हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम पर्टिकुलरली बात करें, वी हैव टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब जुडिशरी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से एक अलग ऑर्गन होना चाहिए, या और जो ट्रांसपेरेंसी है जुडिशरी की, वो हमने अमेरिका से ली है. या आपसे पूछे इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहां से लिया? यूएस. इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम कहां से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. डू यू गेट इट प्रियांशी? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? स्पेशली लिख लेना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यूएसए, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम जीओआई 1935.
Then write down सेंट्रल लॉज एंड स्टेट लॉज. इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम यही है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सेंट्रल लेवल सिर्फ सरकारी काम देखेगा, सिर्फ ऐसा नहीं है. कुछ ऐसा इशू आएगा दो स्टेट्स के बीच में तो सुप्रीम कोर्ट देखता है उसको भी. ठीक है, या किसी स्टेट पर्टिकुलर स्टेट का कोई केस हो वो भी देखेगा अपील के थ्रू. ऑफ कोर्स अपील होती है हाई कोर्ट से, फिर वो अपील होता है, वो बात अलग है. लेकिन देखता तो है ना, मना तो नहीं कर देता नहीं नहीं ये तो आपके हाई कोर्ट ही जाने, आप ही जानो. नथिंग लाइक दैट. कुछ ही केस मैंने बताया था. वो डायरेक्ट अपील वाली कौन सा, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक चीज है विच यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, यू डोंट हैव टू गो टू लोअर कोर्ट. फंडामेंटल राइट्स. सब चीजों में डायरेक्ट आप अप्रोच नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के लिए. आपको पहले, तभी तो बोलते हैं ना क्यों लंबा चलता है लोगों का केस. आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे जाते ही नहीं. पहले आप आपका जो लोकल एरिया का कोर्ट है वहां जाओगे, वहां से अपील होती है, फिर ऊपर जाते हो, फिर उससे ऊपर जाओ, फिर हाई कोर्ट जाते हो, फिर हाई कोर्ट से आप वहां पे भी डिससेटिस्फाइड हो उसके डिसीजन से तो आप फर्दर हायर कोर्ट में अपील करते हो. आपको यू हैव टू गो थ्रू दैट लाइन अप ऑफ कोर्ट्स. ठीक है, देन राइट डाउन. इसी में लिख लिया अनलाइक इन यूएसए वे फेडरल लॉज, एक डिफरेंस लिख लो वहीं पे ब्रैकेट में, अनलाइक इन यूएसए वे फेडरल लॉज आर इंप्लीमेंटेड बाय फेडरल जुडिशरी. अच्छा, व्हेन आई से फेडरल लॉज मतलब इन यूएस इट मींस सेंट्रल लॉज. कंफ्यूज मत होना, फेडरल मतलब आप स्टेट समझ जाओ. फेडरल लॉज आर इंप्लीमेंटेड बाय फेडरल जुडिशरी एंड स्टेट लॉज बाय स्टेट जुडिशरी, एंड स्टेट लॉज बाय स्टेट जुडिशरी. Very important date, write down. Supreme Court was inaugurated on Jan 28, 1950. Supreme Court was inaugurated on Jan 28, 1950. Jan 28, 1950, full stop. 1950, 50, full stop. It succeeded Federal Court of India. अच्छा, पहले सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते थे? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. कोर्ट्स में लिखो. It succeeded Federal Court of India, which was established under Government of India Act 1935. Federal Court of India. तो सुप्रीम कोर्ट का पहले नाम क्या था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. और वो कब स्टैब्लिश हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, which was established under GOI Act 1935. Finally, but Supreme Court जैसा नाम वो कब आया? 1950 में, Jan 28. So that's some history with respect to Supreme Court. Now we'll talk about composition of Supreme Court. Meaning तो पता ही है ना क्या होता है Supreme Court. It is the highest judicial authority in the country. It is the supreme law. आप उसको इस तरह से लिख सकते हो. It is a constitutional body. Of course, constitutional है कि नहीं है? Yes. Now we talk about composition. How many judges are there in Supreme Court? Yes. Currently, एक बार current देख लेना, एक बार बच्चे देखना. वैसे 33 है, 33 plus 1 है, मतलब 33 judges plus 1 CJI. So at present there are, तो लिख लो, at present there are 33, ऐसे लिख लो 34 judges including 1 CJI. So it is 33 plus 1. 34 judges in Supreme Court. Bracket में लिख लो 33 plus 1 CJI. Chief Justice of India. Initially, let me tell you, अगर हम ओरिजिनली बात करें, there were total 8 judges. 7 judges plus 1 CJI थे पहले. इस समय 33 है. हम जरूरत है, केसेस इतने होते हैं, 8-9 जजेस में क्या होगा? उस 33 में भी काम हो नहीं रहा है. ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ पेंडेंसी ऑफ केस. आपको पता है कितने कितने सालों 20-20 साल पुराने केस अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए. ठीक है, सो ओरिजिनली देयर वर 8 जजेस, 7 जजेस प्लस 1 CJI. देन राइट डाउन appoint. So that's all with the number of judges, composition. Now let's talk about appointment of judges in Supreme Court. अगर हम 8-9 की बात करें, 8-9 तक लगभग 30 जजेस थे.
ठीक है, 31 एक्चुअली, 30 जजेस प्लस 1 CGI। अभी रिसेंटली काफी टाइम से इट्स 33 जजेस, टोटल 34 जजेस। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, राइट डाउन। हु अपॉइंट्स द सुप्रीम कोर्ट जज? President of India. Write down. The judges of Supreme Court are appointed by the President. Underline it. President. And write down. CGI is appointed by the President. CJI, next line. CJI, as Chief Justice of India, is appointed by the President with the consultation of judges of Supreme Court and High Court. With the consultation of judges of Supreme Court and High Court, as he, she deems necessary. As he, she deems necessary. Deems necessary. अच्छा, there was lot of you know controversy हुई word consultation का मतलब क्या है? ठीक है, so write down what is the controversy over word consultation. देखो, controversy over word consultation क्या है? अंडरलाइन कर लो इस हेडिंग को। controversy over word consultation, कोट्स में कर लो कंसल्टेशन। इसमें लिखा है ना दैट सीजीआई इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्या है? लाइन लिखो नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन डिफरेंट मीनिंग और वेरिड मीनिंग ऑफ वर्ड कंसल्टेशन। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन डिफरेंट और वेरिड मीनिंग ऑफ वर्ड कंसल्टेशन with respect to appointment of judges. With respect to appointment of judges. So, पहला एक केस था, उस केस का नाम लिखो फर्स्ट जजेस केस। अलग पेन से लिख लो, अंडरलाइन कर लो। फर्स्ट जजेस केस 1981। फर्स्ट जजेस केस 1981। इसमें क्या बोला गया? लेट मी टेल यू दैट। इसमें बोला गया कि इसमें लिखा है ना दैट सीजीआई इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन। 81 फर्स्ट जजेस केस। मैंने क्या लिखा है? सीजीआई कब अपॉइंट होता है? बाय द प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। अब फर्स्ट जजेस केस में बोला गया कि ये जो कॉन्करेंस है, सॉरी जो कंसल्टेशन है, इसका मतलब कॉन्करेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्करेंस मतलब जो है वो वही नहीं होना चाहिए, जस्ट एक्सचेंज ऑफ व्यूज, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, मतलब बाइंडिंग नहीं होगा कोई सजेशन या कुछ भी। इट शुड नॉट बी कॉन्करेंस, इट इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ व्यूज। एक तरह से एक फ्रीडम दे दिया गया। हाँ, बस मतलब एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज। अच्छा, इसको अपॉइंट करना है, इसको नहीं करना है, मैंडेटरी कुछ भी नहीं। आगे आगे बढ़ने दो मुझे। तो ये फर्स्ट जजेस केस की बात होगी। 1981 में क्या बोला? लिख लो। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट मीन, सॉरी, कंसल्टेशन डजंट मीन कॉन्करेंस। मैं जैसे मैं बोल रही हूँ प्रियांशी से, मेरी कोई, मुझे कुछ कंसल्ट करना है। प्रियांशी, आई हैव दिस इशू, आई वांट टू कंसल्ट यू। ठीक है, अब अदम में कहता है कि मैम ये जो कंसल्ट आप प्रियांशी से कर रही हो, क्या वो वैसा कंसल्टेशन होगा कि प्रियांशी जो बोलेगी आप वो मान लोगे, या वो सिर्फ एक, ठीक है मुझे एक ओपिनियन लेना है, रेस्ट विल बी अप टू मी वेदर आई ओबे हर और नॉट। तो फर्स्ट जिस केस में कुछ ऐसा ही बोला गया कि आपका एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज है, बाकी आपकी मर्जी, बट कंसल्टेशन डजंट मीन कॉन्करेंस। बात समझ में आ गई? सेकेंड जजेस केस 1993। सेकेंड जजेस केस 1993। अच्छा, नॉर्मली, अच्छा ये जो मैं बात कर रही हूँ, आई एम मोस्टली टॉकिंग अबाउट
कंसल्टेशन विद सीजेआई विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस. जजेस, बाकी जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट सीजेआई से कंसल्ट करता है और बाकी जजेस अपॉइंट होंगे. उस कंसल्टेशन की मैं बात कर रही हूँ. सेकेंड जजेस इज राइट डाउन. एससी रूल रिवाइज्ड. Supreme Court revised and said consultation means concurrence. अब डिफरेंस आ गया. या फर्स्ट जजेस केस में क्या बोला था? कंसल्टेशन डजंट मीन कॉन्करेंस. सेकेंड जजेस केस में क्या बोला? कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस. that is i.e. that is it ruled that the advice tendered by CJI it ruled that the advice tendered by CJI is binding on the precedent. अब बाइंडिंगनेस आ रही है. In the matters of appointment of judges of Supreme Court. In the matters of appointment of judges of Supreme Court. I am President of India. ठीक है. कनिका इज CJI और बाकी आप लोग बाकी के सुप्रीम कोर्ट जजेस. अभी हो नहीं, अपॉइंटमेंट की बात है. सो फर्स्ट जजेस केस में बोला कि ओके, प्रेसिडेंट इज कंसल्टिंग सीजीआई विद रिस्पेक्ट टू योर अपॉइंटमेंट, बट दैट इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ व्यूज. सेकेंड जज में अपनी अल्टीमेटली बोल दिया कि जो भी कनिका एज अ सीजीआई सजेस्ट द प्रेसिडेंट, दैट इज मी, आई विल हैव टू डू दैट. अगर बोलेगी नहीं प्रियांशी को आपको अपॉइंट करना है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, आई विल हैव टू अपॉइंट. इट्स बाइंडिंग. क्या चीज? उसका अपॉइंटमेंट मैं बात करूंगी, अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई वो मैं अलग से बात करूंगी उस इशू पर. ठीक है, अभी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस विद कॉन्करेंस ऑफ सीजीआई, विद कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई. अभी हम उस पर बात करेंगे. उसका मैं देखो मैंने आगे आपको जब उसमें लिखवा है, विल कम टू दैट पॉइंट. अब पहले ये समझ लो तो आपको एक ऑर्डर समझ में आएगा. राइट डाउन. लिखा, इट रूल दैट एडवाइस टेंडर्ड बाय सीजीआई इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट in matters of appointment of judges of Supreme Court. Then, but CJI would tender his or her advice. But, very important line, but CJI would tender his or her advice on matters after consulting two of his senior most colleagues. After consulting two of his senior most colleagues. Getting this point? मतलब कनिका एज अ सीजे अगर कुछ मुझे सजेस्ट करेगी तो अपने साथ के जो दो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे कंसल्ट करके ही मुझे एडवाइस करेगी, तब ही वो मेरे ऊपर चीजें बाइंडिंग होगी. गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब सिर्फ अपनी मर्जी से कनिका नहीं बोलेगी, अपने टू मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस से भी वो बातचीत, तब वो भी किसी से कंसल्ट करके जब वो तीन एक राय पे आएंगे, देन थिंग्स विल बी टोल्ड टू मी एंड इट विल बिकम बाइंडिंग. बाइंड कौन सा? मुझे जब बताया जाएगा, जो भी मुझे, अब वो उनके बीच में क्या बातचीत है नहीं पता, वो जो भी वॉट एवर दे कम डाउन टू कंक्लूजन. हाँ, मेरे पास पहुंच गया. अभी तो उसमें उस पे सिर्फ कंसल्टेशन ही बोला गया है, उतना में डेप्थ पे जाने की जरूरत नहीं कि उनके बीच में क्या हुआ. उनके बीच में हो सकता है सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज हुआ हो, उससे उस पे हमें लेना था. हमें तो प्रेसिडेंट जिस किस बेसिस पे डिसीजन ले रहे उस पे बात हो रही है. ठीक है, अल्टीमेट डिसीजन पे बात करेंगे. लिख लिया ये बात, that the CJI would tender his advice on matters after consulting two of his senior most judges. Now come third judge's case. This is 1998. Second judge's case which year? 3. Third judge's case 1998.
अब थोड़ा सा क्लैरिटी व्हाट अदम्य वाज क्वेश्चनिंग विल कम डाउन इन थर्ड जजेस केस. यहाँ पे एक टर्म यूज होता है प्लूरैलिटी ऑफ जजेस. सेकेंड जजेस केस में कितने जजेस से कंसल्ट करना था सीजीआई को? 2 जजेस. यहाँ पे 4 जजेस. क्या बोला गया थर्ड जजेस केस में कि फॉर एग्जाम्पल कनिका इज देयर एंड यू 4 आर देयर. ठीक है, आप 4 जजेस हो. आप 4 कोई एक डिसीजन को लेना चाह रहे हो, बट आप में से 2 का मेल नहीं बैठ रहा है, एडवर्स ओपिनियन है इन कंट्रास्टिंग द अदर 2. तो वो जो एडवाइस है वो सीजीआई मुझे नहीं भेज सकते. प्लूरैलिटी ऑफ जज मतलब आप में से अगर 3 लोग भी उस सजेशन के लिए हाँ करते तो सीजीआई वुड हैव कन्वेड इट टू मी. बट अगर 2 भी उसको मना कर रहे हैं, 5 नहीं, प्लूरैलिटी ऑफ जजेस में उन 4 में से आपको कंसल्टेशन लेनी, उसका नहीं, सीजीआई का रोल नहीं. यस. लेट. ओके ओके. So write down third judge's case. The court said that you may leave one page, okay? The court said that the consultation process to be adopted by CJI we are discussing third judge's case, okay, with respect to consultation, meaning of consultation. Okay, third judge's case 1998. The court said that the consultation process to be adopted by CJI requires consultation of plurality of judges. Requires consultation of plurality, in quotes, plurality of judges. That is she should consult 4 senior most judges of Supreme Court, 4 senior most judges of Supreme Court, and even if 2 judges give adverse opinion, the CJI should not send the recommendation. The CJI should not send the recommendation. एक तरह से आप समझ रहे हो कहीं ना कहीं इट इज मैंडेटरी. If you wish to appoint other judges of Supreme Court, the president or the CJI needs to consult the other judges and it is mandatory. ठीक है. थर्ड जजेस केस हो गया. नहीं, अभी एक बहुत सिस्टम आएगा जिसके बारे में आपने सुना होगा, एनजैक. ठीक है, उसके हम बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ जजेस केस 2015. 1998. Now come down to fourth judge's case 2015. 2015. एक्चुअली क्या था, एक्चुअली इससे पहले एक चीज हुई थी बिफोर दिस केस, दैट वाज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014. उसको लिख लो आप, राइट साइड पे कहीं पे लिख लो उसको, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014. एंड कोर्ट्स में अगेन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, एनजैक. पूरा लिखो, 99 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2014 पहले ये कोर्ट्स में लिखो, एंड अगेन बिगिन कोर्ट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014.
पहले लिखो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 लिख लिया, एंड कमीशन, हाँ 2014 लिखा, देन राइट एंड, देन राइट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014, ये दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट डिड 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एंड व्हाट डिड एनजैक एक्ट 2014 से, ठीक है। They have replaced the collegium of appointment of, they have replaced the collegium of appointment of Supreme Court and High Court, collegium COLLE, इसी एक्ट का मैं लिखवा रही हूँ ना, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड एग्जैक्ट कमीशन एक्ट, उस पे ही लिखा। 4 जजेस केस नहीं लिखवा रही हूँ अभी, ये उससे पहले का कुछ मैं आपको एक फीड वो दे रही, बैकग्राउंड दे रही हूँ, ठीक है। दे हैव रिप्लेस्ड द कॉलेजियम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस with a new body called NZAC, that is National Judicial Appointment Commission. NZAC, that is National Judicial Appointment Commission. ये आप इसके बारे में बहुत बार न्यूज में पढ़ोगे, इसलिए मैं इसको स्पेशली लिखवा रही हूँ। अब मैंने ये इसलिए लिखवाया क्योंकि अब जो 4 जजेस केस है आपको बेटर समझ में आएगा। अचानक से उनसे एनजैक आ जाता, मैम ये एनजैक कहाँ से आया, ठीक है। नाउ कम्स 4th जजेस केस 2015, इसके बाद लिखो 4th जजेस केस 2015। एक्चुअली समझ में आ रहा है, जो 99th अमेंडमेंट एक्ट था, रिमेंबर ध्यान रखना, व्हाट वाज 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट एस्टैब्लिश्ड एनजैक। एनजैक को और किसने एस्टैब्लिश किया था, and there was another act, that is National Judicial Appointment Commission Act 2014, ठीक है। ये दोनों ही 2014 के एक्ट थे, इन्होंने एनजैक एस्टैब्लिश किया। 4th जजेस केस, it basically write down, court declared 99th CAA and NZAC Act as unconstitutional. 99 Constitutional Amendment Act and NZAC Act as unconstitutional and void in its verdict. Unconstitutional and void in its verdict. Getting this point, 4 judges केस में क्या बोला, एनजैक को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया। नहीं अब नहीं है, इस पे बात हो रही है दोबारा की, और उसके पीछे क्या रीजन है दैट आई डिस्कस। अभी भी आप डिबेट में पढ़ोगे कि एनजैक स्टैब्लिश होना चाहिए, ये किया था, बट फिर से 2015 में 2014 में इसको किया इस एक्ट के थ्रू, बट 2015 under this, with this case, it was again abolished, and there was a reason to it, I'll tell you that. So that is very debatable, you need to research over this topic कि कितना फायदेमंद है या कितना नुकसान वाला है, okay. Till 3rd judges case तो समझ में आ गया ना, plurality of judges, consultation वाली मीनिंग समझ में आ गई ना। उसके बाद ये 4th judges case आया। Now what was this, write down, concern related to NZAC, why was it abolished, concern related to NZAC, next heading, concern related to NZAC, or why was it abolished? Was it abolished? एक्चुअली पहले जो सिस्टम चलता था वो था कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम समझते हो, जो अभी मैंने बताया, प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, भाई बैठे हुए सीजीआई ने कंसल्ट किया बाकी जजेस से एंड चीजें, नए जजेस अपॉइंट हो गए। एनजैक में बोला गया कि एग्जीक्यूटिव शुड हैव अ रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। गेटिंग दिस पॉइंट, अभी तक सिर्फ जुडिशरी के बीच में अपॉइंटमेंट हो रही है न्यू जजेस की। एनजैक involved executive in the appointment. Are you getting the controversy? ना क्यों controversy आई होगी? एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर रहे हो मतलब कि सरकारी बंदे अपॉइंट कर रहे हो, सॉरी सरकार को लेके आ रहे हो इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सरकार किसको अपॉइंट करेगी जजेस में, जो उसके फेवर की बात करेंगे। सो विल देयर बी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी,
दिस विल बी अ कंट्रोवर्सी. ऑल्दो मैम तो मैम क्या जरूरत थी, ये बात किसने उठाई कि हमें कॉलेजियम सिस्टम हटाना चाहिए? रीजन वाज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. कि जजेस के बीच में किस बेसिस पे अपॉइंटमेंट हो रहा है, इसकी बात तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए ना. हो सकता है कोई बहुत वेल डिजर्विंग हो और इन्हीं के बीच में मिली भगत हो, एंड दैट वेल डिजर्विंग कैंडिडेट who should climb the ladder, who should become a Supreme Court judge, is not becoming a Supreme Court judge. This is also an issue. ये भी तो बात सच है. It is not true. मतलब ये जरूरी थोड़ी ना है कि जुडिशरी जो काम करे वो बेस्ट ही कर रही हो. तो क्या इशू होगा? तो इट वाज लाइक ओके, लेट्स ब्रिंग सम एग्जीक्यूटिव इनटू द पिक्चर एंड लेट दे आल्सो गेट अ चांस इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. बट इशू ये आया कि हमारे एग्जीक्यूटिव को इन्वॉल्व करेंगे तो इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी. गेटिंग दिस एनजैक वाला इशू क्या है? राइट डाउन. फर्स्ट पॉइंट, एनजैक वाज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट. एनजैक was struck down by Supreme Court of India in 2015 for violating independence of judiciary. For violating independence of judiciary. For violating independence of judiciary, which is a basic structure of the constitution. Do you agree? Is it a basic structure? Yes. अब इसमें सब पॉइंट्स लिखो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी. फर्स्ट सब पॉइंट, वायलेशन ऑफ जुडिशियल, यस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी विच इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन लिखो. फर्स्ट पॉइंट, वायलेशन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस. हाउ इंडिपेंडेंस जुडिशरी, violation of judicial independence. How independence of judiciary is being violated? I'll explain that. Violation of judicial independence. Underline it. Explanation लिखो. ENZAC replaced the collegium system. ENZAC replaced the collegium system. ENZAC, मैं बार बार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नहीं लिखवाऊंगी. ENZAC replaced the collegium system. कॉलेजियम सिस्टम, ध्यान रखना अभी भी कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है. वही चल रहा है ना. एनजैक अबॉलिश हो गया ना बेटा, कॉलेजियम सिस्टम ही तो चलेगा. पुराना सिस्टम जो है वो कॉलेजियम सिस्टम है. नए सिस्टम को स्टैब्लिश करने की बात हो रही है जिसका नाम है एनजैक, विच वॉज डन टेम्पररी, बट वो एबॉलिश हो गया, डिसकंटिन्यू होगा. दोबारा उसकी बात हो रही है कि एनजैक को लाना चाहिए. तो जो अब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे आप इसी से रिलेटेड पढ़ोगे. एनजैक कॉलेजियम, विच इज गुड, कॉलेजियम सिस्टम और एनजैक सिस्टम. Okay, so ENZAC replaced collegium system for appointment of judges, giving an executive the role, giving executive the role, giving executive the role of judicial appointment. Judicial appointment, giving executive the role of judicial appointment. According to Supreme Court, this compromised independence of judiciary. According to Supreme Court, this compromised independence of judiciary. Judiciary. क्लियर है? समझ में आ रहा है? सेकेंड पॉइंट इसमें लिखो, प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स. सेकेंड हेडिंग, प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स. व्हाट वाज दिस? फर्दर एक्सप्लेनेशन इस पॉइंट का. प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, सेकेंड हेडिंग डालो, प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स. राइट डाउन. एनजैक हैड 6 मेंबर्स. ये एनजैक का स्ट्रक्चर बता रही हूं कैसा था. एनजैक हैड 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग सीजेआई, 2 सीनियर एससी जजेस. 3 तो चलो जुडिशरी के बंदे हो गए, ठीक है. देयर वाज 1 सीजेआई, 2 सीनियर एससी जजेस. एग्जीक्यूटिव से आया अ लॉ मिनिस्टर, a law minister and 2 eminent persons. and ये जो eminent persons है ना, पता है ये गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. ये था एनजैक का कॉम्पोजिशन. there will be 1 CGI, there will be 2 SC judges, there will be 1 law minister and 2 eminent persons. Right down.
Critics, next point, critics feared that, इसी का explanation, next point, critics feared that law ministers presence and government appointed eminent persons and government appointed eminence persons would increase executive indifference in judicial appointment. Executive indifference in judicial appointment. Would increase. Would increase executive indifference in judicial appointment. कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का आपको इन्फ्लुएंस वहां पे दिखेगा. इज इट ओके? नेक्स्ट कंसर्न क्या था इसी में एग्जैक्ट में? थर्ड हेडिंग, वीटो पावर ऑफ एमिनेंट पर्सन्स. थर्ड कंट्रोवर्सी वाज, सो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई एग्जैक्ट वाज अपोज्ड. ये जो पॉइंट्स में उससे लिखवा रही हूं. वीटो पावर ऑफ एमिनेंट पर्सन्स. टू एमिनेंट पर्सन्स, अच्छा ये जो टू एमिनेंट पर्सन होते थे, दे वर बेसिकली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट में एक तो उसमें पीएम होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड सीजीआर. देन राइट डाउन. सो क्लियर है ये एमिनेंट पर्सन कौन अपॉइंट कर रहा है? पीएम अपॉइंट कर रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड सीजीआर. टू एमिनेंट पर्सन्स, दे हैड वीटो पावर्स ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट. और ये जो टू एमिनेंट पर्सन है, ये कौन अपॉइंट कर रहा है? पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड सीजीआई. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है. और जो एमिनेंट पर्सन जब वीटो करेगा, ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट के फेवर में चीजों वीटो करेगा. लेकिन है तो एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस ना बेटा. जुडिशियरी जब हमारी बात हुई, द थिंग इज इंडिपेंडेंस. आपको पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस हटाना पड़ेगा. मतलब देयर इज चांस किस तरीके से हो सकता है. दैट यू आर राइट. ये फ्यूचर का पता नहीं है ना, कौन सी मिली भगत हो जाए. यू जस्ट डोंट नो. कई बार ये भी हो सकता है आज आपकी सरकार का है, कल हमारी भी सरकार होगी, तो आप हमें इस तरीके से उसका क्विड प्रोको कर लेना, लेन देन कर लेना. पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस हटाना. बट दिस वाज अ कंट्रोवर्सी इशू, वो चीज आप लिख लो. ठीक है. क्या मतलब? मैं समझी नहीं. अभी हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं बेटा. हाँ. किसने वॉर्न किया? मैं अभी आपको गेटिंग. बेटा पहली बात तो लॉ. इट डिपेंड्स कॉन्टेक्स्ट क्या है. बिकॉज मैक्सिमम देखो लॉ मेकिंग बॉडी तो पार्लियामेंट ही है. जुडिशरी कब इन्फ्लुएंस करती है? जब 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 संविधान के खिलाफ कुछ हो रहा हो, तभी होता है. नॉर्मल टाइम पे तो एग्जीक्यूटिव ही काम कर रही होती है देश में भाई. जुडिशरी तो स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू लॉ मेकिंग प्रोसेस में तो बहुत बाद में आती है वो पिक्चर. तो वो जो आप इशू बोल रहे हो, वो वैसे कॉन्फ्लिक्ट में से आएगा नहीं. कोई गलत काम वहां पे हुआ होगा तो जुडिशरी बीच में इंटरफेयर करेगी. हाँ, कुछ चीजों में कई बार एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस आता है, जिसको हम बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म. वो अलग चीज है कि कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि हर लॉ को मतलब पार्लियामेंट पास करके जुडिशरी लॉ बना रही है चीजों पे. वो उसपे हम अलग से बात करेंगे उस पर. ठीक है. तो बहुत ज्यादा भी जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए, ऐसी बात बोली. ठीक है. राइट डाउन. ये लिख लिया. ये क्लियर हो रहा है ना कि वीटो पावर्स.
So this was another controversy with INSAC, that the two eminent persons had veto powers over judicial appointment, and this was seen as problematic. This was seen as problematic. This was seen as problematic since non-judicial members. This was seen as problematic since non-judicial members could block judicial appointment with proper without proper accountability. जुडिशियल अपॉइंटमेंट विदाउट प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी, मतलब अगर दो एमिनेंट पर्सन, एनजैक में ये हुआ कि ठीक है तीन जुडिशियल पर्सन ने तो अग्री कर लिया क्योंकि इसको अपॉइंट करो, बट टू एमिनेंट पर्सन के पास वीटो पावर थी। सो हो सकता है अनजस्टिफाइडली कोई सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाला हो, उनको इन्होंने रोक दिया हो फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट. There is possibility. So this was another reason why INSAC was opposed. Then comes next, risk of politicization. Another reason why INSAC was opposed, risk of politicization. Many believe that INSAC risk of politicization. Many believe that INSAC could politicize. INSAC could politicize allowing the government to push judges, allowing the government to push judges based on political loyalty rather than merit. Based on political loyalty rather than merit. Are you getting this point? Political loyalty rather than merit. मतलब जो गवर्नमेंट को फेवर करेगा, जो लॉयल होगा उसको जज बनाएंगे, ना कि जो मेरिट के बेसिस पे, नहीं इसने डिसीजन अच्छा देता है, इसका जजमेंट पावर अच्छा है, नॉट ऑन दैट बेसिस. यू आर ट्रू टू अ गवर्नमेंट, वील अपॉइंट यू एज अ जज. ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना. लास्ट कंसर्न, इसके अलावा और भी कंसर्न्स है दैट यू रिसर्च फॉर योरसेल्फ कि why NZAC was opposed. I have given some structure to you कि why NZAC was opposed. Judicial review and basic structure doctrine. Next heading, judicial review, merit, MERIT. Last point, judicial review and basic structure doctrine. आपको पता है, in fourth judge's case, that is 2015, in fourth judge's case 2015, SC ruled that judicial independence, SC ruled that, Supreme Court ruled that judicial independence is part of the basic structure. Judicial independence is part of the basic structure. And can't be altered even by constitutional amendment. And can't be altered even by a constitutional amendment. ये बात क्यों बोली फोर्थ जजेस केस में? क्योंकि कौन सा अमेंडमेंट आया था जिसने जुडिशियल स्ट्रक्चर को वेरी करने की कोशिश करी? 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. वही तो बाद में उसको एबॉलिश कर दिया गया ना, because it was compromising independence of judiciary. Ultimately, write down conclusion. तो एनजैक का इशू, कॉलेजियम सिस्टम का इशू समझ में आ गया आप लोगों को. Conclusion. The Supreme Court struck down NZAC. The Supreme Court struck down NZAC and 99th Constitutional Amendment Act and 99th Constitutional Amendment Act, thus restoring, full stop, thus restoring the collegium system for appointing judges. Restoring collegium system for appointing judges. Full stop. However, it acknowledged the flaws in collegium system.
इट एक्नॉलेज्ड, यस, मतलब माना कि हाँ कॉलेजियम सिस्टम उतना परफेक्ट नहीं है, वी अग्री, ओके, देयर आर लूप होल्स इन इट, flaws in collegium system, and later introduced transparency measures, and later introduced transparency measures to improve collegium system. Are you getting? आज की अपडेट आपको समझ में आ रही है क्या है? What kind of system we have for appointment of judges? ठीक है, आर्टिकल्स आएंगे टू इम्प्रूव कॉलेजियम सिस्टम। ये बात हुई कि ठीक है फ्लॉज है कॉलेजियम सिस्टम में, उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम कुछ मेजर्स लेंगे, बट completely replacing collegium system with NSAC is not fine because these are the loopholes. But ये अभी भी चल रहा है, इस इशू चल रहा है, you never know फिर से NSAC आ जाए या modified form में NSAC आ जाए. So keep a tap on this news whenever you're reading issue related to appointment of Supreme Court judges या judges से appointment related पढ़ रहे हो तो NSAC and collegium system ध्यान रखना, अभी collegium system चल रहा है, NSAC नहीं है. NSAC क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है. Now we'll talk about one more topic, qualification. At least एक और topic कर लेते हैं, qualification. लिखो, कॉपी का वैसे पेजेस में लिखते हो, ठीक है, नॉट एन इशू. लिखो qualification. Article 124 clause 3 क्वालिफिकेशन लिख लो. क्या है पहली क्वालिफिकेशन? कैन यू टेल मी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? ये तो पहला तो ये लिखो, सिटीजन ऑफ इंडिया. फर्स्ट ही शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. बात करती हूँ उस पर एग्जैक्टली, हमें बात करनी होगी. सेकेंड पॉइंट, ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट. आपको हाई कोर्ट का जज भी होना पड़ेगा. और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन. ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन. कई बार होता है कोई जज 5 साल के लिए हाई कोर्ट जज है, कोई है कि आज 2 साल का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है, 2 साल महाराष्ट्र का है, ऐसे ही 5 साल हो सकते हैं, ठीक है. Could be of one. So that is why I made you write have been a judge of high court or high courts in succession for 5 continuous years. So आप में से कोई जुडिशरी बनना चाह रहा है, जुडिशरी में जाना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट जज बनने का सपना है, तो पहले तो हाई कोर्ट वगैरह का जज बनो, ठीक है. अब तो हाँ कुछ उसके नॉर्म्स चेंज हो गए हैं, कुछ नॉर्म्स चेंज हुए हैं. दे आर ब्रिंगिंग मोर ऑफ एक्सपीरियंस इनटू पिक्चर. पहले तो अब लॉ करने के बाद आप ये सब एग्जाम दे सकते थे. आई डोंट नो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, बट नाउ इट इज, या प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट. यस, राइट ऑन. थर्ड क्वालिफिकेशन, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन. He should have been an advocate of High Court or High Courts in succession for 10 years in continuous, for 10 continuous years. और है, ओके, और लिखना इन सब में. बाद में बोलो मैम तीनों एक साथ होंगे क्या? सिटीजन ऑफ इंडिया और दिस और दिस और दिस. हाँ, सिटीजन ऑफ इंडिया तो मैंडेटरी हो गया, तीनों की कंडीशंस की बात कर रही हूँ. नेक्स्ट, और ये क्लियर है. 5 year continuous, either you should be high court judge or 10 years advocacy. Next, or he should have been a distinguished, he should have been a distinguished juris, distinguished juris मतलब एक अच्छा जज होना चाहिए, जुडिस, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. ये वाला तो रेयर होता है, और वो तभी होता है जब या तो वो जो हाई कोर्ट जज है बहुत एग्जाम्पलरी है, प्रेसिडेंट नोट कर रहे हैं, जैसे होता है ना बहुत न्यूज में आ रहा है केसेस के बेसिस पे.
क्यों नहीं हो सकता भाई? इजीली जज बनो, जज एक बार, आसान नहीं है जज बनना। हाँ, सिर्फ एनालाइज करना नहीं होता है। किसी की मौत और जिंदगी आपके हाथों में होती है, आप किसी को 15 साल जेल में भेज दोगे अपनी जजमेंट के बेसिस पर। इट इज जस्ट लाइक अ डॉक्टर्स प्रोफेशन। डॉक्टर का प्रोफेशन तो फिर भी सीधे ऊपर पहुंचाता है, चलो जान चली गई। यहाँ पे तो तड़प जाता है व्यक्ति, 15 साल जेल चला गया तो। अपील के आप ही करते हो रिव्यू। आपको पसंद नहीं आया, जाके अपील करो, दूसरे जज के पास जाओ, मतलब हायर कोर्ट के पास जाओ। इसी तरीके से तो जाता है क्या बेटा? किसी ने बहुत एग्जेम्पलरी जजमेंट दिया, कोई केस है, आपने 10 ऐसे केसेस दिए जो लैंडमार्क जजमेंट्स बन गए। हाई कोर्ट में ही आपने बहुत जबरदस्त जजमेंट दे दिए, अब वो नोट डाउन हो गया तो पता चल जाता है। अब आप, हाउ डू आई जज दिस स्टूडेंट इज द बेस्ट? हाँ, तो वहां पे भी नंबर आ रहे हैं, केस केस डिसाइड हो रहा है भाई। एग्जेम्पलरी होता है, सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है ना, उससे तो आप जज करते हो बेटा। आप किसी के काम से ही तो जज करोगे उसको। आपको भी मैं आपके काम से ही जज करूंगी ना, कितना फेयर काम किया है, क्या ये आदमी क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? तो वो जज के केस में भी है। गेटिंग दिस क्वालिफिकेशन? ठीक है, for today this much. Next class onwards we'll talk about oath and affirmation. Tenure, retirement काफी है अभी सुप्रीम कोर्ट। That's all for the day. Thank you.